नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एमसीक्यूज सेशन में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एमसीक्यूज की सीरीज़ में। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको दो लेक्चर सीरीज़ में हम डिवाइड कर लेंगे और दो लेक्चर्स में उनको डिस्कस कर लेंगे। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लेंगे, मतलब उनके एमसीक्यूज जो है उनको सॉल्व कर लेंगे और डिस्कस भी कर लेंगे एमसीक्यूज को। और एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम कुछ और फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ऐसे हम जितना भी हमने कवर किया है उसके हम सीरीज वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यूज। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिकिंग क्या होती है? इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होती है ट्रैफिकिंग। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब अगर आपकी विश नहीं है, आपकी डिज़ाइन, आपकी विश नहीं है, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कोई काम करने की, आपको फोर्सफुली वो काम करवाया जाता है और वो काम करने के लिए आपको जो वेजेस दी जाती हैं वो बिल्कुल कम से कम दी जाती हैं, जिसमें आपकी क्या होती है, नीड्स भी फुलफिल नहीं होती, उसको बोलते हैं फोर्स लेबर। आर गारंटेड अंडर, इसको किसके अंडर गारंटेड किया जाता है, मतलब ये किसके अंडर, किस आर्टिकल के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रैफिकिंग है वो फंडामेंटल राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट्स में आती है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। तो यहाँ पे 23 और 24 दो आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 23। तो यहाँ पे 23 जो है वो राइट आंसर है। आर्टिकल 23 डिफाइंस करता है, क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि जो ट्रैफिकिंग ऑन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर है वो क्या है? वो एक इलीगल एक्ट है, ठीक है। वो एक इलीगल चीज है, तो उसको हमें नहीं करना है। इट डिफाइंस अ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ये कुछ डिटेल्स हैं आर्टिकल्स के बारे में, ये आप देख सकते हैं। आर्टिकल 23 यहाँ बोल रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो द राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 23। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटेड अंडर। जो रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे है 26, 27, 28 और 29। तो 29 यहाँ पे नहीं आएगा, वो तो एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस बचे, 26, 27 और 28। तो फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो आप मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा टिक होगा। वैसे डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, आप इनको मत देखिए, आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उसमें और आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 भी हैं जिनके बारे में डिटेल्स जो है वो दे रखी हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इनमें से जो ऑप्शन ठीक होगा वो है बी। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। आर्टिकल 27 जो है वो डिफाइन करता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। Which of the following fundamental right is available only to the Indian citizen? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कौन सा राइट जो है वो अवेलेबल है? कौन सा राइट जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 17 किस बारे में है? आर्टिकल 17 भी इक्वालिटी में ही आता है और आर्टिकल 18 भी इक्वालिटी में आता है। दरअसल जो इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29, आर्टिकल 30। उसके बाद आती है रेमिडीज, ठीक है। रेमिडीज आती हैं आर्टिकल 32 में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 31 है वो आपको पता है। प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी के लिए हमारा, जो कि डिलीट हो गया और बाद में वो 300A में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि आर्टिकल 15 जो है वो हमें क्या बता रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ। Article 15 defines prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth.
वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वेलिटी बिफोर लॉ वॉज ओरिजिनेटेड। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ क्या होती है, मतलब ये जो लोग हैं ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ये जो लोग हैं ये सारे लॉ के सामने क्या है, इक्वल हैं। नो वन इज अबव लॉ, ठीक है, नो वन इज अबव लॉ। सारे जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, हमारे लॉ के सामने क्या है, सेम है, सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, ये ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वॉज ओरिजिनेटेड। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो ये जो हमने कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये कंसेप्ट बारो किया हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1979, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। ये किसके रिलेटेड था, तो मंडल कमीशन आपको बताया था मैंने किसके रिलेटेड है, पॉवर्टी एस्टिमेशन, नो नो नो, पॉवर्टी के लिए नहीं, स्टेट के लिए भी नहीं था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी नहीं था, दिस इज फॉर बैकवर्ड क्लास। किसके लिए था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए था हमारा, कौन सा मंडल कमीशन जो था वो हमारा बैकवर्ड क्लासेस से था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए था। और इसमें उस टाइम 50% के आसपास जो थी वो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो रिकग्नाइज की गई थी, और आई थिंक 3700 के आसपास जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जिनको बाद में 27% जो है क्या दी गई थी, रिजर्वेशन दी गई थी। ओरिजिनली हाउ मेनी राइट्स वर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है इसके अंदर कितने हमें ओरिजिनली इसमें कितने राइट्स थे, तो वो थे 7 राइट्स, ठीक है, लेकिन बाद में जो है 6 राइट्स हो जाते हैं, ये लिखा हुआ है, बाद में 6 राइट्स हो जाते हैं, 6 राइट्स आप पढ़ सकते हैं यहां से। लेकिन जो 7th राइट था ओरिजिनली वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि बाद में रिपील हो गया, आपको पता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20, इनमें से जो नीचे दिया हुआ है इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो जो आर्टिकल 20 में कवर नहीं होता है। आर्टिकल 20 किस बारे में है, आर्टिकल 20 हमें फ्रीडम देता है हमारे अरेस्ट के अगेंस्ट, क्या देता है, फ्रीडम देता है। सबसे पहले जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ, ए है राइट ऑप्शन, सामने दिख रहा है, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये कवर होती हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में ये तीनों चीजें क्या होती हैं, कवर होती हैं। नो एक्सपोज फैक्टोला, ये भी आपको पता था, डबल जेओपार्डी मतलब एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपका नार्को टेस्ट वगैरह नहीं हो सकता, आपको अपने अगेंस्ट क्या नहीं बनाया जा सकता, गवाह नहीं बनाया जा सकता। आपका नार्को टेस्ट वगैरह ये जो टेस्ट होते हैं सच बुलवाने के लिए, ये टेस्ट आपका नहीं हो सकता। और ये जो इन्फॉर्मेशन अगर आपसे ली जाए तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके खिलाफ यूज़ नहीं हो सकती। वैसे भी आपको पता है जो जैसे टॉर्चर होता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में टॉर्चर होता है, स्टेटमेंट्स ली जाती हैं टॉर्चर करके, ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं जब इन्फॉर्मेशन ली जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। अगर आपसे कोई आपको मार के लड़ झगड़ के पुलिस स्टेशन में आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ले भी ले, और अगर आप कोर्ट के पास जाके बोल दो कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से लड़ झगड़ के लिए है, वैसे भी वो एडमिसिबल नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें आती हैं, नो एक्सपोज फैक्टोला और नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो एक्सपोज फैक्टोला का मतलब ये होता है कि जैसे क्या किया आपने, क्राइम किया है बैक डेट में, ठीक है, लेकिन आज जो क्राइम आपने किया था उसके लिए जो कानून उस टाइम था, ठीक है, आपको उस कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, ठीक है, जो आज नया कानून आ गया उस हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। आपने जब क्राइम किया था तब कोई कानून था तो आपको उस कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, आज के कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी अगर कोई नया कानून आया तो। और ये जो राइट टू लाइवलीहुड है ये आर्टिकल 21 के अंडर आता है। Under Article 22, what is a maximum preventive detention period in simple circumstances? अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है
अगर आपने बैक डेट में कोई क्राइम किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई 10 साल पहले 2010 में कोई क्राइम किया हुआ है और 2023 में क्या किया जाता है, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। इसलिए नहीं कि आपने कोई क्राइम किया है, बल्कि इसलिए रखा जाता है कि आपके पिछले करैक्टर को देखते हुए कि आप कोई नेक्स्ट हीनस क्राइम ना कर दें, कोई बड़ा क्राइम ना कर दें, घातक क्राइम ना कर दें, इसलिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। और ये कितने मंथ्स के लिए रखा जाता है, कितना पीरियड होता है, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23? 23 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो यहाँ पे नहीं पूछी गई हैं। नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, जो प्रोहिबिटेड है वो नहीं लिखनी है। नॉट प्रोहिबिटेड मतलब जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो टिक होगा। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड जो चीज़ है वो आपको दिख रही है सामने, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री, माइन और अदर हैजिडस एक्टिविटीज। लाइक जैसे ग्रिड में वर्क नहीं करवा सकते आप, प्राइवेट ग्रिड है किसी का, ठीक है। हैजिडस एक्टिविटीज यही होती हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क चलता है, वहाँ पे आप उनसे काम नहीं करवा सकते। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक, ठीक है। तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला था रेमेडीज को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये बी आर अम्बेडकर ने ऐसा बोला था, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड? तो रिट्स इशू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट्स इशू करने की पावर है वो है नैरो, कम है उसकी पावर, और हाई कोर्ट के पास वाइड पावर है रिट्स इशू करने की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सेटेरोरी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो किसके पास पावर्स होती हैं ये जो रिट इशू करने की पावर, वो किसको दे सकता है? तो ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो रिट इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की, ऑर्डर इशू करने की पावर जो है वो किसी को भी दे सकता है। अंडर आर्टिकल 32 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इनफोर्सिबल? तो आर्टिकल 32 जो रेमेडीज हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है आर्टिकल 32, तो आप मुझे बताइए वो किसको, किन किन फंडामेंटल राइट्स को इनफोर्सिबल बनाता है कि अगर वो फंडामेंटल राइट्स आपके हनन होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, या सारे हैं जो ऊपर दिए हैं? तो दीज ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, लास्ट 3, एंड द राइट ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट्स। तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो अगर वायलेट होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको इन्फोर्सिबल करवा सकते हो कोर्ट में जाके डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो कौन सा आर्टिकल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है? आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्टेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्टिकल 32 जो है वो रेमेडीज के लिए है, आर्टिकल 31 किसके लिए था बताइए आप, और आर्टिकल 34 इसके लिए, ये भी बताइए। आर्टिकल 34 का क्वेश्चन शायद मैंने डाला है यहाँ पे, क्या डाला था मैंने, आई थिंक आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ? जब मार्शल लॉ लगा होता है कहीं पे तो वहां पे कौन सा आर्टिकल प्रिवेल करता है? तो आर्टिकल 34 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 34 प्रिवेल्स, ठीक है। आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स while martial law prevails. So these are the MCQs for the topic fundamental rights. नेक्स्ट भी हम कुछ और फंडामेंटल राइट्स के लिए MCQs कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स हम कर लेंगे MCQs के फंडामेंटल राइट्स पे। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।